अध्याय 6। 10वां जीवन अचानक समाप्त हो गया। जब वो अपने होश में आए तो जियांग लियान्यू अभी भी अपने कमरे में था और यह बाहर की रात में गहरा था। खिड़की से खड़े होकर वह आकाश में खाली हो गई। उसके दिमाग में 1000 साल की घटनाएं ज्वलन थी। उसे केवल गहरे पश्चाताप और अपराधबोध के साथ छोड़ दिया। अचानक उसने मेज से लंबी तलवार खींची, उसे अपनी गर्दन के खिलाफ रखकर और अपना जीवन समाप्त करने का इरादा किया। हालांकि उसे इसकी कोई याद नहीं थी, लेकिन वह अन्य जूनियर भाइयों और जूनियर सिस्टर्स की तरह वास्तव में लगभग 1000 वर्षों तक अपने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को पीड़ा दी थी। इस तरह के पाप को केवल अपने जीवन के साथ साफ किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह अफसोस। पीक मास्टर जियो होंगी के रूप में एक गहरी आह गूंजती थी। ऐसी लंबाई में क्यों जाएं? आप एक महारानी होने के लिए किस्मत में हैं। किसी और की गलती के कारण आप अपने जीवन का अवमूल्यन कैसे कर सकते हैं? जियो होंगी ने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं अपना जीवन लेना चाहता हूं क्योंकि सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने मेरे शरीर को देखा? एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ जियांग लियान्यू ठंड से पीछे हट गया। क्या यह मामला नहीं है? जियो होंगी को अचंभित कर दिया गया। ये जियांग लियान्यू ने एक ठंडी हंसी छोड़ दी, फिर अचानक खड़े हो गए, चिल्लाते हुए, न केवल मैं मरने के लायक हूं, लेकिन आप ऐसा करते हैं। आप अपने आप को एक मास्टर कहते हैं, लेकिन आप अपने शिष्य को भी नहीं समझते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियो होंगी उग्र था। उसे समझ में नहीं आया कि यह सब क्या था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि जियांग लियान्यू ने स्पष्ट रूप से उसके लिए सभी सम्मान खो दिया था। मास्टर, कृपया छोड़ दें। ये स्थान 2 लोगों को समायोजित नहीं कर सकता है जो मरने के लायक हैं। जियांग लियान्यू की आवाज ठंडी और उदासीन रही। जियो होंगी फिर से दंग रह गया। वह तुरंत छोड़ना चाहती थी, लेकिन चिंतित थी कि जियांग लियान्यू कुछ दाने कर सकता है। उसने कहा और कहा, मुझे नहीं पता कि आप किस कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आत्महत्या सिर्फ एक पलायन है। आपके दुश्मन हंसेंगे और आपके प्रियजन रोएंगे। इन शब्दों ने आखिरकार जियांग लियान्यू को छुआ। उसके दिमाग में 2 आवाजें सामने आईं। एक जियांग चेन की लिनफैंग के लिए मरने की इच्छा थी जो उन्हें स्पेक कर रही थी। दूसरा अपने दाव को साबित करने के लिए लिनफैंग की हत्या की हंसी थी। वह अपने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी। शायद इस जीवन में सबसे बड़े वरिष्ठ भाई अब अपने भाग्य के बारे में परवाह नहीं करेंगे, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी आत्महत्या नहीं देखना चाहेंगे। वह भी लिनफैंग के लिए इसे आसान नहीं बनाना चाहती थी। पुनर्जन्म के 9 चक्रों के माध्यम से अगर लिनफैंग ने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को 9 बार मार दिया, तो वह उसे 1000 बार, 10,000 बार मार देगा। यहाँ तक कि अगर वह डेस्टिनी का बेटा था, तो वह कोशिश करना चाहती थी। केवल ऐसा करने से वह वास्तव में अपने पापों को धो सकता है। इस विचार के साथ जियांग लियान्यू उठकर छोड़ दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? जियो होंगी ने पूछा। जियांग लियान्यू ने रुक गए, उसकी अभिव्यक्ति ठंड के रूप में और अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया, आप मुझसे बेहतर हैं। हालांकि हम एक ही भाग्य को साझा करते हैं, कम से कम आप वास्तव में सबसे बड़े वरिष्ठ भाई की देखभाल करते हैं। उन शब्दों के साथ वह दृष्टि से गायब हो गई। जियो होंगी को पूरी तरह से गूंगा छोड़ दिया गया था। थोड़ी देर के बाद वह केवल अनुमान लगा सकती थी कि शायद जियांग चेन के प्रति उसके पक्षपात ने जियांग लियान्यू के दिल को ठंडा कर दिया था। लेकिन वह क्या कर सकती थी? आखिरकार वह उसका सबसे बड़ा शिष्य था, और जब तक वह पूरी तरह से निराश नहीं था, वह वास्तव में अपनी खेती को अपंग करने और संप्रदाय से उसे निष्कासित करने के लिए खुद को नहीं ला सकता था। अफसोस। एक और आह के साथ जियो होंगी भी छोड़ दिया। 9वें शिखर के पहाड़ों पर प्राचीन पेड़ों के बीच एक लकड़ी का मंडप खड़ा था। ये वह जगह थी जहां जियांग चेन रहते थे। मूल रूप से 9वें शिखर के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में उनका निवास मुख्य हॉल के दाईं ओर था, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित थी। लेकिन जियांग चेन कुछ समय पहले अपने दम पर यहां चले गए। उस समय कई लोगों ने अनुमान लगाया कि जियांग चेन ने ऐसा किया क्योंकि वह सबसे बड़े वरिष्ठ भाई होने के अयोग्य महसूस करते थे और स्वेच्छा से खुद को डिमोट करते थे। अब जियांग लियान्यू समझ गया। इसका कारण ये था कि जियांग चेन अपने जूनियर भाइयों और बहनों से खुद को दूर करना चाहते थे और अकेले एक शांत जीवन जीते थे। उज्ज्वल चांद की चांदी की रोशनी जमीन पर छिड़ गई क्योंकि जियांग लियान्यू लकड़ी के घर के सामने अकेले खड़ा था। वह जानती थी कि जियांग चेन उस पल में अभी भी बेहोश था। 1000 साल तक चलने वाले नौजीवन काल के बाद वह अधिकांश भूखंड को समझने के लिए आई थी और जानती थी कि इस समय के मुख्य गठन की विफलता जियांग चेन को 10 दिनों से अधिक समय तक बेडराइट छोड़ देगी। स्क्रेच। उसने कमरे को अंधेरा खोजने के लिए दरवाजा खोल दिया, केवल कुछ टिमटिमाते हुए लैंप द्वारा जलाया। लकड़ी के घर के अंदर गहरा। जियांग चेन अभी भी काले कपड़े पहने हुए थे, एक प्रसार ईगल की स्थिति में बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी सांस पर रही थी और थोड़ी गिर रही थी। जियांग लियान्यू की नाक अचानक खटास के साथ झुनझुनी हो गई क्योंकि वह बिस्तर पर पहुंची। ये फिर से उसकी गलती थी कि उसका सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई बेहोश पड़ा हुआ था। हालांकि इस जीवन में जियांग चेन ने वास्तव में झांकने का कार्य किया था, ये वर्तमान जियांग लियान्यू के लिए बिल्कुल भी मुद्दा नहीं था।
पुनर्जन्म के 9 चक्र, समय की एक सहस्राब्दी। पीछे मुड़कर देखें, जो उसके प्रति दयालु था और जिसका शुरुआती स्नेह ही 1000 साल तक अपरिवर्तित रहा, वह उसके सामने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के अलावा और कोई नहीं था। शायद जियांग चेन के लिए वह केवल एक वरिष्ठ भाई की छोटी बहन थी, लेकिन 1000 साल के अवलोकन ने जियांग चेन नाम को अपने बहुत ही मज्जा में, जीवन और मृत्यु में अविस्मरणीय में खोद दिया था। जियांग लियान्यू को पता था कि उसे सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के पक्ष में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी मूर्खता और अज्ञानता के कारण उसने बार बार सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के दिल को चोट पहुंचाई। लेकिन अगर जियांग चेन तैयार था तो वह उसे देने के लिए तैयार थी। नीचे झुकते हुए जियांग चेन का गाल उसके करीब था। जियांग लियान्यू ने काले बालों के एक स्ट्रैंड को ब्रश करने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, मुझे खेद है, लियान्यू गलत था। बोलने के बाद जियांग चेन के गाल पर गिरते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर गए। 1000 साल के दृश्य एक बार फिर सामने आए और भोर की पहली रोशनी और उगते सूरज तक छटपटाहट की आवाज जारी रही। जियांग लियान्यू ने सोचा था कि 1000 साल तक रोने के बाद वह काफी रोई थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ वह बिल्कुल भी रोई नहीं थी। जब भी वह उन चीजों के बारे में सोचती थी जो जियांग चेन को हुई थी, तो उसका दिल चाकू से काट दिया गया हो और वह शायद ही सांस ले सके। उसने अपने हाथों को जियांग चेन के दाहिने हाथ के चारों ओर लपेट दिया, अपनी हथेली को उसके गाल पर दबाया। जियांग चेन की गर्मी को महसूस करते हुए जियांग लियान्यू ने फिर से कहा, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, लियान्यू को पीछे नहीं छोड़ते। लियान्यू अपने पापों के लिए प्रायश्चित करेंगे। लियान्यू ने किसी को भी आपको फिर से चोट नहीं पहुंचाया। अगर स्वर्ग आपको समायोजित नहीं करता है तो मैं इसके खिलाफ अपनी तलवार चलाऊंगा। अगर पृथ्वी आपको समायोजित नहीं करती है तो मैं इसे विभाजित करने के लिए अपनी तलवार को स्विंग करूंगा। आकाश में सभी अमर और सभी दिशाओं में महान सम्राटों के खिलाफ वरिष्ठ भाई से सिर्फ एक शब्द, और यहाँ तक कि अगर मेरी आत्मा नष्ट हो जाती है तो मैं अमर को मार दूंगा और आपके लिए सम्राटों को नष्ट कर दूंगा। मैं सब पूछ रहा हूँ, मैं खलनायक हूँ, आप सभी को मरना चाहिए। जियांग चेन की नींद बोलने से जियांग लियान्यू के बड़बड़ाहट ने बाधित किया। ये सुनकर जियांग लियान्यू मुस्कुराया और कहा, ठीक है, वरिष्ठ भाई ने मुझे नौजीवनकाल के लिए संरक्षित किया है। इस बार मेरी बारी है। चूंकि वरिष्ठ भाई खलनायक बनना चाहता है, तब मैं सीनियर ब्रदर में शामिल हो जाऊंगा और हम उन सभी को मार देंगे। 1000 साल का स्व पुनर्वास, अपराध के नौजीवनकाल। इस समय वह पहले से ही विभिन्न नकारात्मक भावनाओं से कुचल दी गई थी। अगर जियो होंगी समय पर दिखाई नहीं देता तो वह पहले ही एक तलवार के साथ अपनी जान ले लेती। यद्यपि व्यक्तित्व में उदासीन अतीत का जियांग लियान्यू कभी क्रूर या निर्मम नहीं था। उसे शायद ये भी एहसास नहीं था कि वह वास्तव में पागल हो गई थी और अंधेरा हो गया था। अध्याय 7। 10 दिनों से अधिक समय बाद जियांग चेन अपने कोमा से जाग गया। हालांकि उनकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने स्थानांतरित करने की क्षमता हासिल कर ली थी। वह बिस्तर के किनारे पर बैठे रहते हुए आलसी रूप से बढ़ा। इस जीवन में हालांकि वह खलनायक था और उसका मुख्य गठन अभी भी नष्ट हो गया था, उसे बेहद आराम महसूस हुआ। उसकी टकटकी कमरे के चारों ओर बह गई और उसने लकड़ी की मेज पर कई पारभासी सफेद गोलियां देखी। प्रत्येक में ऊर्जा का एक प्रभामंडल उत्सर्जित हुआ। बारीकी से देखने की आवश्यकता के बिना जियांग चेन को पहले से ही इस अमृत का नाम पता था। चौथी कक्षा की आत्मा नवीकरण की गोली। इसका प्रभाव आध्यात्मिक ऊर्जा को जल्दी से बहाल करना था और कोर गठन के दायरे में फिर से प्रवेश करने के लिए बिखरने वाले कोर गठन के साथ काश्तकारियों को अनुमति देना था। मालिक, अकथनीय दर्द के एक पैंग ने जियांग चेन के दिल को मारा। 9 जीवनकाल के माध्यम से वह जियो होंगी द्वारा नष्ट किए गए अपने मूल गठन को होगा, और प्रत्येक जीवन में जियो होंगी व्यक्तिगत रूप से जागने से पहले कई आत्मा नवीनीकरण गोलियां छोड़ देंगे। जियांग चेन हमेशा से जानते थे कि उनके गुरु ने वास्तव में उन्हें पोषित किया है। गहरा प्रेम, गंभीर अनुशासन। जब जियो होंगी पूरी तरह से निराश था, यह मानते हुए कि उसका सबसे बड़ा शिष्य मोचन से परे था, उसकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी। जियांग लियान्यू और अन्य जूनियर बहनों और भाइयों ने बस उसे चरम पर पहुंचा दिया। लेकिन जियो होंगी, उसने जियांग चेन की खेती को नष्ट कर दिया और उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया। वह किसी को भी अपनी उपस्थिति में जियांग चेन के नाम का उल्लेख करने की अनुमति नहीं देगी। जब उसे पता चला कि जियांग चेन ने संप्रदाय छोड़ने के बाद बुरे कामों को जारी रखा, तो उसने इससे निपटने के लिए तैयार भी किया। शारीरिक नुकसान के संदर्भ में जियो चेन के जियो होंगी का उपचार किसी भी जूनियर भाई या बहन की तुलना में कहीं अधिक खराब था। हर जीवन में जियांग चेन को एक अस्थिर दाव दिल और अपने ही गुरु द्वारा गहरी बैठे हताशा के साथ छोड़ दिया गया था। फिर भी ये सभी निराशा मृत्यु से पहले धुएं की तरह फैल जाएगी। मेरे शिष्य, मैं एक अच्छा गुरु नहीं हूँ। आपको अच्छी तरह से सिखाने में मेरी विफलता है। उद्धरण, क्योंकि हर बार जब जियांग चेन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, तो वह जियो होंगी को आंसू में उसकी ओर भागते हुए देखती थी। उसका पियरलेस चेहरा दिल टूटने से भरा होता था, फिर भी उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ता था। मास्टर, रोना मत, ये शिष्य अभी भी आपको अगले जीवन में बचाएगा।
इस सब को याद करते हुए जयांग चेन के दिल में ऐसा ही हुआ जैसे कि एक चाकू इसे काट रहा था। मुख्य कारण वह नौजीवनकाल के लिए नायक द्वारा सहन, गलत समझा, दोषी ठहराया और मार सकता था। क्या ये जियो होंगी के जीवन को बचाने के लिए नहीं था? वह एक मसोचिस्ट नहीं था, लेकिन वह सिर्फ अपने गुरु को दुखद रूप से मरते हुए नहीं देख सकता था। ये 9वें जीवन तक नहीं था जब तक जयांग चेन ने आखिरकार समझा वह आकाश के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। एक अन्य अर्थ में क्या उनके गुरु और कई जूनियर भाई और बहन भी नौजीवनकाल के चक्र में फंस गए थे? यही बात थी कि वे सभी इस दुनिया में फंसे हुए थे, बार बार सताते थे और फिर मर गए। जयांग चेन को जो कुछ भी अलग करता है वह ये है कि उसके पास यादें हैं, जबकि अन्य नहीं करते हैं। अपरिहार्य से लड़ने के बजाय उन्होंने इस जीवन को अंतिम बनाने का फैसला किया। जयांग चेन मानसिक और शारीरिक रूप से थक गया था। अपने गुरु और जयांग परिवार के अलावा वह अब किसी भी चीज की परवाह नहीं करना चाहता था। वह बस चुपचाप अंत का सामना करना चाहता था और फिर दूसरी दुनिया में चढ़ गया। वास्तव में उनके पास अन्य विचार थे। यदि वह चढ़ने के बाद इस दुनिया में लौट सकता है तो वह नायक को 1000 टुकड़ों में फाड़ने और उसे कुत्तों को खिलाने के लिए सुनिश्चित करेगा। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी। सांस। जयांग चेन ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए बासी हवा की एक सांस ली। उसे अपने खलनायक व्यक्तित्व को बनाए रखना था और जहां से वह था वहां से चढ़ने के लिए अपने भव्य समापन का सामना करना पड़ा। इसका मतलब यह भी था कि उसे उस साजिश का पालन करना था, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। मूल कहानी में नायक लिन फैंग की प्रशिक्षुता अभी भी 1 महीने की दूरी पर थी। अब जयांग चेन को जो करने की आवश्यकता थी वह अपने खेती के स्तर को जल्दी से बहाल करने, अपने खलनायक व्यक्तित्व को स्थापित करने और सिस्टम से कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह अंत तक जीवित रह सकता है। हालांकि सिस्टम के पुरस्कारों पर भरोसा करना मजबूत होने के लिए और इस तरह दुनिया को बदलने के लिए नायक को पीड़ा देने से एक व्यवहार्य रणनीति थी। मिशन को विफल करने के परिणाम अज्ञात थे और जयांग चेन ने अब और कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। पुनर्जन्म के 9 चक्रों के बाद उनके पास पर्याप्त था। यदि वह फिर से चक्र में गिर जाता है और सिस्टम को खो देता है तो वह पुनर्जन्म के इस चक्र में पूरी तरह से फंस जाएगा। ये दुख का एक अंतहीन लूप होगा। अब जंगली विचारों में लिप्त नहीं, जयांग चेन ने मेज पर आत्मा नवीकरण की गोली उठाई और इसे निगल लिया। पहले वह सांसारिक मूल में था, लेकिन उसका कोर नष्ट हो गया था और उसकी खेती निचले 4 क्षेत्रों में गिर गई थी। वह कोर जो अपने डेंटियन में बिखर गया था वह आध्यात्मिक ऊर्जा के एकमात्र समुद्र में विकसित हुआ था। ये निचले 4 स्थानों का समुद्र विभाजन था। निचले 4 स्थानों में शरीर के तड़के, आत्मा प्रेरण, क्यूई की खेती और समुद्री विभाजन शामिल हैं। खेती के मार्ग में प्रवेश करने के लिए पहले किसी को शरीर के तड़के के लिए औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करना चाहिए, फिर आत्मा प्रेरण के लिए तकनीकों के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा में आकर्षित करें। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा सघन हो जाती है, इसे विभिन्न जादुई खजाने में हेरफेर करने और आक्रामक गुप्त तकनीकों का अभ्यास करने के लिए एक बल में तब्दील किया जा सकता है। इस आधार पर काश्तकारों को आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अपने डेंटियन को लगातार धोने की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक बिस्तर को एक समुद्र में खेती करते हुए निचले 4 के अंतिम दायरे में पहुंचते हैं, समुद्र के विभाजन के दायरे। समुद्र के विभाजन के दायरे से कोर गठन के दायरे में आगे बढ़ने के लिए किसी को आध्यात्मिक ऊर्जा के समुद्र को परिष्कृत और संपीड़ित करना चाहिए जब तक कि डेंटियन में एक कोर नहीं बनता है। मुख्य गठन क्षेत्र को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक गठन, मानव मूल, सांसारिक मूल और स्वर्गीय मूल। एक औसत कल्टीवेटर के लिए निचले 4 क्षेत्रों से एक कोर को संघनित करने के लिए 100 साल की कठिन खेती का समय लगेगा। यहाँ तक कि उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोगों के लिए इसमें दशकों लगेंगे। जयांग लियान्यू 18 वर्ष की आयु में मानव मूल में पहुंचा, इस प्रकार उसे एक संभावित महारानी माना जाता था। जयांग चेन 20 साल से अधिक समय से खेती कर रहा था, एक 10,000 प्रतिभा। यद्यपि वह अपने कोर के नष्ट होने से पहले जयांग लियान्यू से अधिक उन्नत था, लेकिन लगातार गोली की खपत के कारण उसकी नींव अस्थिर थी, जिसके परिणामस्वरूप कम ठोस कोर था। हालांकि उनके कोर के इस विनाश ने उन्हें अपनी नींव को ठोस बनाने की अनुमति दी। गोली को निगलने के बाद जयांग चेन के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का लगभग कम किया गया समुद्र तुरंत सक्रिय हो गया। लालच से पचने वाली भूमि की तरह औषधीय शक्ति को अवशोषित करता है। जैसा कि औषधीय शक्ति का सेवन किया गया था, आध्यात्मिक ऊर्जा का समुद्र अधिक से अधिक पूर्ण हो गया। ये देखते हुए कि थोड़ी औषधीय शक्ति बची थी, जयांग चेन ने एक और आत्मा नवीकरण की गोली निगल ली। 2 गोलियां जल्दी से भस्म हो गईं और आखिरी बिट के बाद की औषधीय शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा के समुद्र से खा गई। यह एक महासागर की तरह विशाल और शानदार था। जयांग चेन ने वहां रुकने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर उन्हें सिस्टम इनाम सफलता की गोली याद थी। ये गोली एक 4th कक्षा की औषधीय गोली भी थी, जो इस सिद्धांत को मूर्त रूप देती थी कि विनाश के बिना कोई निर्माण नहीं हो सकता है, और यह कम 4 स्थानों में खेती करने वालों के लिए एक आवश्यक गोली थी जो उनके कोर को संघनित करने के लिए थी। इस दुनिया में औषधीय गोलियां 9 ग्रेड में विभाजित थीं। पहली कक्षा सबसे कम थी और 9वीं सबसे अधिक थी।
प्रत्येक ग्रेड को और कम, मध्यम, उच्च और सही गुणवत्ता में विभाजित किया गया था। ये कहा गया था कि बेहतर और दिव्य गुणवत्ता की गोलियां भी थीं, लेकिन ये 1000 साल तक नहीं देखी गई थी। सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली सफलता की गोली सही गुणवत्ता की थी। सही गुणवत्ता को सही कहा जाता है, इसका कारण यह है कि इसमें कोई अशुद्धता नहीं है, न केवल प्रभाव मजबूत है बल्कि कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। कुछ विचार के बाद जियांग चेन ने सफलता की गोली को निगल लिया। वर्तमान में उनकी ताकत बहुत कमजोर थी। यदि वह अन्य शिष्यों के सामने निचले 4 स्थानों की अपनी खेती के स्तर को प्रकट करने के लिए कोई निवारक शक्ति नहीं होगा। कहानी में मूल चरित्र इस बारे में अच्छी तरह से पता था। यही कारण है कि उसने अपने मुख्य गठन के नष्ट होने के बाद 1 महीने से अधिक समय तक खुद को एकांत में रखा, केवल लिन फैंग की प्रशिक्षुता की पूर्व संध्या पर मुख्य गठन दायरे में फिर से उभरकर दूसरों को दिखाने के लिए तैयार। जियांग चेन निश्चित रूप से बिना किसी कारण के 1 महीने में बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अभी भी अपने खलनायक व्यक्तित्व की स्थापना पर काम करना चाहता था। वास्तव में ये कार्रवाई कुछ प्लॉट को बदल सकती है, लेकिन ये बहुत कम परिणाम था। आखिरकार उनका मिशन एक खलनायक व्यक्तित्व के साथ अपने निधन को पूरा करना था, न कि भूखंड को बदलने से बचने के लिए। उसे आरोही होने से पहले सिस्टम से अधिक लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब तक लिन फैंग मर नहीं गया, वह ग्रैंड फिनाले में अपना मिशन पूरा कर सकता था और मौके पर चढ़ सकता था। ये ठीक वही था जो जियांग चेन के बारे में कम से कम चिंतित था। आखिरकार यदि डेस्टिनी का बेटा इतनी आसानी से मर सकता है, तो वह प्रत्येक को उसी तरह से समाप्त करने के साथ पुनर्जन्म के 9 चक्रों से नहीं गुजरे। अध्याय 8। कई दिनों बाद जियांग चेन 9वें शिखर के द्वार पर दिखाई दिए। वह अभी भी काले कपड़े पहने हुए था, एक मुस्कुराहट के साथ जो काफी मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी टकटकी महिला शिष्यों पर आने और जाने वाली थी। जियांग चेन के पीछे 2 अंडलिंग ने सिर हिलाया और झुकते हुए, उनके चेहरे चापलूसी से भरे हुए। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई वास्तव में सबसे बड़े वरिष्ठ भाई हैं। आप गंभीर सजा के बिना जियांग लियान्यू बाथिंग पर भी झांक सकते हैं। अपने शब्दों को ठीक करें। क्या वह झांकना था? ये स्पष्ट रूप से जियांग लियान्यू के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को बहका रहा था, इसलिए उसके पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उद्धरण चिन्ह। आह, मेरे मुंह को देखो। कृपया मुझे क्षमा करें, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई। आप जानते हैं कि मैं बहुत कुंद हूं और शब्दों से अच्छा नहीं हूं। जिसके बारे में बोलते हुए सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई वास्तव में बहुत बढ़िया है। मुख्य गठन नष्ट हो गया था, लेकिन सिर्फ आधे महीने में सबसे बड़े वरिष्ठ भाई कोर गठन दायरे में लौट आए हैं। ऐसी प्रतिभा वास्तव में 10,000 में से एक है। उद्धरण चिन्ह। 10,000 में से एक। वह स्पष्ट रूप से एक महान सम्राट का असर डाल गया। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता है कि यह नीचे है? क्या आप करेंगे? सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई एक कम प्रोफाइल रखना पसंद करता है। क्या पूरी दुनिया को पता नहीं है कि क्या आप इस तरह से बात करते रहते हैं? उद्धरण चिन्ह। आह, मुझे देखो, मैं बस मदद नहीं कर सकता, लेकिन सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त कर रहा हूँ। दोनों अंडरलाइंस ने अपनी चापलूसी को बनाए रखा और जियांग चेन ने रीलिश के साथ सुना, पूरी तरह से उनकी प्रशंसा में डूब गया। वह वास्तव में घमंड के साथ फट नहीं रहा था। उन्होंने सोचा कि इन दोनों के पास शब्दों के साथ एक रास्ता है और यहाँ तक कि ग्रैंड ओपेरा में प्रदर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, आपका जूनियर भाई ज्ञानी है। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? दाईं ओर अंडलिंग अचानक पूछा। जियांग चेन ने तुरंत उसे सुनने के बाद उसे एक घृणित रूप दिया। बेशक वह यहाँ था ताकि 9वें शिखर पर हर कोई देख सके कि उनका सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई वापस आ गया था। जैसा कि जियांग चेन ने इरादा किया था, वह अपने खलनायक व्यक्तित्व को इस तरह से स्थापित कर सकता था। जब शिष्यों में प्रवेश करने वाले और 9वें शिखर को छोड़ने वाले शिष्य ने उसे देखा, तो वे सभी एक पल के लिए जम गए और झटके की लग रही थी। जाहिर है, जियांग चेन की कोर गठन के दायरे में तेजी से वापसी लगभग सभी की अपेक्षाओं से अधिक हो गई थी। विस्मय के एक संक्षिप्त क्षण के बाद शिष्यों ने अपने दांतों को पीस दिया और आगे बढ़े, झुकना और कहा, हमने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को देखा है। जियांग चेन के नोट को प्राप्त करने के बाद ही इन शिष्यों ने जल्दी से दूर जाने और राहत की सांस लेने की हिम्मत की। पिछली बार की घटना अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा थी। दूसरा वरिष्ठ भाई सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को बधाई देने में विफल रहने के लिए गंभीर रूप से घायल हो गया था और आज तक बिस्तर पर था। लानत है, जीवन अब से कठिन होने जा रहा है। जैसा कि वे चले गए, शिष्य मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अंदर से गड़गड़ाहट करते थे। आप क्या देख रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ आओ। जियांग चेन ने बेतरतीब ढंग से एक शिष्य को इशारा किया और चिल्लाया। उन्होंने जिस शिष्य को बताया, वह एक नया भर्ती, एक पतला और नाजुक विशेषताओं के साथ था। सबसे पहले उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी नाक की ओर इशारा किया कि क्या जियांग चेन उनसे बात कर रहा था। शिष्य ने अनिच्छा से आगे बढ़े और कहा, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को कमांड करना क्या पसंद होगा? क्या तुमने मुझे अपने दिल में शाप दिया? जियांग चेन ने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए पूछा। कैसे? यह असंभव है।
नए आरंभ किए गए शिष्य को चौंका दिया गया, जल्दी से अपना स्वर बदल दिया गया। मेरे पास ऐसा कोई विचार नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई दयालु और आत्मा अनुशासित है। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के लिए मेरी प्रशंसा एक उग्र नदी की तरह है, रुकना असंभव है। जब भी मैं सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को देखता हूँ, मैं हमेशा उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर नए शिष्य की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई और उसने थोड़ा सा भी बाहर निकाला। रो रहा है, जियांग चेन ने एक झपकी के साथ दबाया। यह इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा अपने दिवंगत पिता के बारे में सोचता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई एक भाई और एक पिता की तरह है। हालांकि रक्त से संबंधित नहीं है, आप मेरे लिए परिवार की तुलना में करीब हैं। उद्धरण चिन्ह। नए शिष्य ने अपना चेहरा ढांक लिया, आखिरकार आंसू में टूट गया। ये देखकर जियांग चेन चकित हो गया। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया कि 9वें शिखर शिष्यों का ये बैच इतना वाकपटु होगा, और उनका रोना इतना वास्तविक लग रहा था। अपनी उंगलियों के बीच अंतराल के माध्यम से नए शिष्य ने जियांग चेन की अभिव्यक्ति को पकड़ा और उसके दिल में राहत की सांस ली। जब से उन्हें पता चला कि दूसरे वरिष्ठ भाई को पीटा गया था, वह उन शब्दों का अभ्यास कर रहा था जो वह हर दिन बोला था ताकि वह महत्वपूर्ण क्षण में उनका उपयोग कर सके। जियांग चेन की अभिव्यक्ति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आज के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की है। दुष्टों को उनके कारण जल्द या बाद में आपको अपनी खेती से छीन लिया जाएगा और संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। उसने चुपचाप अपने दिल में भी शाप दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांग चेन अचानक गुस्से में विस्फोट हो गया। मुझे देखकर आपको अपने मृतक पिता की याद दिलाता है। मुझे मरने के लिए शाप देने की हिम्मत? अरे उसे मारो। उद्धरण चिन्ह। मेजबान के कार्य खलनायक के चरित्र सेटिंग पिल रिफाइनिंग अनुभव अंक जोड़ 10% के अनुरूप है। नया शिष्य गूंगा था। क्या ये भी उसके लिए एक कारण हो सकता है? वह खुद को समझाना चाहता था, लेकिन जैसे ही जियांग चेन की 2 कमीने आदेश सुना, वे अपनी आस्तीनों पर लुढ़क गए और ऊपर उठे। तेजी से उसे एक नाक और एक सूजे हुए चेहरे के साथ छोड़ दिया। हाँ, खो जाओ। जियांग चेन ने अपना हाथ लहराया, जिससे एक खलनायक की ट्रेडमार्क को हंसी आ गई। मानो एमनेस्टी दी गई। नए शिष्य ने तुरंत दूर कर दिया। सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई कमाल का है। आप तुरंत बता सकते हैं कि नए शिष्य के इरादे थे। थोड़ा लंबा लेकी ने एक अंगूठा दिया। एक और शिष्य सहमत होने वाला था जब उसके शिष्य अचानक सिकुड़ गए। शिखर के गेट पर दूरी में एक सफेद बादल शीशे का आवरण पोशाक में एक युवा लड़की उसके काले बालों के साथ कुशल हो गई। उसका आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरा ठंड में ढका हुआ। लड़की इनायत से चली गई। उसके पतले पैरों ने उसकी करामाती आकृति को उच्चारण किया। इतना सुंदर ये लगभग अन्य रूप से था। जियांग लियान्यू। जियांग चेन के विद्यार्थियों ने संकुचित किया। जियांग लियान्यू को देखकर वह आश्चर्यचकित नहीं था। आखिरकार ये शिखर का द्वार था और कोई भी दिखाई दे सकता था। वह सिर्फ हैरान था। हालांकि जियांग लियान्यू के पास आमतौर पर एक अलग थलग था, वह कभी भी उतना ठंडा नहीं था जितना वह अब था। उससे निकलने वाली बर्फीली आभा 10,000 साल के ग्लेशियर की तरह थी। बस एक नज़र एक ऐसा महसूस करने के लिए पर्याप्त थी जैसे कि वे एक बर्फ तहखाने में गिर गए थे। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई जियांग लियान्यू के डेमनोर को देखकर मुझे डर है कि वह अच्छे इरादों के साथ नहीं आता है। लेकी ने चेतावनी दी। जियांग चेन ने एक ही सोचा और छोड़ने के लिए तैयार किया। वह ये नहीं भूल गया था कि उसके पास अभी भी उसके कुछ व्यक्तिगत आइटम हैं। क्या होगा अगर जियांग लियान्यू यहाँ उन पर दावा करने के लिए था? क्या उसे देना चाहिए या नहीं? अगर उसने उन्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब होगा कि दूसरों की चौकस आंखों के नीचे एक खलनायक के रूप में चेहरा खोना। यहाँ तक कि अगर वह अंदर नहीं देता है तो ऐसा लगता है कि वह मना नहीं कर सकता है। आखिरकार हालांकि जियांग चेन ने कोर गठन के दायरे में फिर से प्रवेश किया है, वह केवल अपने मूल गठन के प्रारंभिक गठन चरण में है और वह जियांग लियान्यू के लिए कोई मुकाबला नहीं है जो मानव मूल की खेती के अधिकारी हैं। जियांग लियान्यू में उदासीन रूप से नजर रखने के बाद जियांग चेन ने मुड़कर वापस अपने चरम पर चले गए। ये देखकर जियांग लियान्यू की आंखों में तात्कालिकता का एक नजर आया और उसके चेहरे पर ठंड अचानक पिघल गई। वह आज एक और चोटी पर मामलों को संभाल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि जियांग चेन बरामद हो गया था और 9वें शिखर पर दिखाई दिया, वह तुरंत भाग गई। उसका उद्देश्य जियांग चेन पर एक और नजर रखना और उसके साथ बातचीत करना था। लेकिन जियांग चेन की अलोफनेस और निर्णायकता जब वह दूर हो गया तो उसने उसके दिल को इतना परेशान कर दिया कि वह खुद को उन शब्दों का उच्चारण करने के लिए नहीं ला सके जो वह कहना चाहती थी। वह जानती थी कि वर्तमान सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को उसे नापसंद करना चाहिए। अगर किसी को दोष देने के लिए था तो ये खुद को बहुत गहराई से चोट पहुंचाने के लिए था। इस दौरान जियांग लियान्यू ने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को ये बताने पर विचार किया कि वह सब कुछ जानती है, लेकिन अंत में उसने इस विचार को खारिज कर दिया। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को इस जीवन में चाहने के लिए रहने दो, कोई भी नहीं और कुछ भी उसे प्रभावित नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जियांग लियान्यू अपने दिल में चुपचाप बड़बड़ाया, जैसे उसने धीरे से आहें भरी और साथ ही छोड़ने वाली थी।
भतीजे जियांग, छोड़ने के लिए इतनी जल्दी में मत बनो। मौखरी के साथ एक आवाज बाहर निकल गई। आवाज के बाद एक ठंडी रोशनी अचानक जियांग लियान्यू की खूबसूरत आंखों में फट गई। एक मजबूत जानलेवा इरादे ने उसके दिमाग को भर दिया, उसके अंगों में फैल गया और उसके पूरे शरीर को अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। अध्याय 9। जियांग चेन के सामने दिखाई देने वाला व्यक्ति घोड़े जैसा चेहरा था। अधिक सटीक रूप से यह एक मध्यमायु वर्ग का आदमी था, जो एक ग्रे और सफेद अमृतबागे पहने हुए था, जिसमें छोटी आंखें, एक नुकीली नाक और एक घोड़े की तरह एक चेहरा था। उनके नाम के लिए सच है, उन्हें मावू कहा जाता था, जो जैन संप्रदाय के अमृत शिखर के एक बड़े थे। TLN मावू का अर्थ है घोड़ा। ये वह था जिसने जियांग चेन के 9 पुनर्जन्मों में से प्रत्येक में सच्चाई को घुमाया था, ये दावा करते हुए कि जियांग चेन ने कभी भी अमृत शिखर का दौरा नहीं किया था और इस तरह उस पर झांकने के अपराध को पिन किया था। ये वह भी था जिसने नायक लिन फैंग के साथ ड्रग जियांग चेन के साथ साजिश रची, जिससे वह अपनी 3 जूनियर बहनों पर हाथ रखे और फिर उसे लाल हाथ से पकड़ लिया। नतीजतन जियांग चेन को उनकी खेती से छीन लिया गया और जैन संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने जियांग चेन की खेती के नष्ट होने के बाद गुप्त रूप से इंपीरियल राजवंश के लिए जियांग परिवार के पुराने पूर्वज के पतन की रिपोर्ट करने के लिए नायक के साथ टकराया और उन्हें संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया। इससे 10,000 से अधिक गोल्डन कैवेलरी आकाश से उतरते हुए और 106 सदस्यों के जियांग परिवार का सत्यानाश हो गया। मावू से ज्यादा कुछ नहीं होने का कारण यह महसूस हो रहा था कि जियांग चेन का व्यवहार अनुचित था और यह कि अमृत शिखर की महिला शिष्यों के प्रति उनकी सामान्य टिप्पणी तुच्छ थी, जिससे वह जैन संप्रदाय के शिष्य होने के अयोग्य हो गए। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? अपने 9 पुनर्जन्मों में जियांग चेन ने हमेशा दूसरों की धारणाओं को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। इसने केवल अपने आसपास के खलनायक की आभा को तेज कर दिया, जो उन लोगों की शत्रुता को आकर्षित करता है जो खुद को न्याय के उपजाऊ मानते थे। अपने 9 पुनर्जन्म के भूखंडों को देखते हुए जियांग चेन द्वारा खड़े होने वाले एकमात्र लोग जियांग परिवार थे। फिर भी अंत में मिलेनियम पुराने जियांग परिवार ने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया, को भी खलनायक के रूप में ब्रांडेड किया गया था। जब वे नरसंहार किए गए तो एक भी धर्मी व्यक्ति अन्याय को निंदा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। उनके दिमाग में 9 पुनर्जन्मों के दृश्यों के साथ जियांग चेन ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली, उनकी आंखें भी ठंडी रोशनी के साथ तेज हो गईं। अगर वह खलनायक होने के लिए नियत होता तो वह खलनायक होता। यदि यह धार्मिकता माना जाता था तो वह इसे खत्म कर देगा। उसकी आंखें थोड़ी बंद होने के साथ जियांग चेन ने धीरे धीरे बाहर निकल गए। मूल भूखंड के अनुसार वह वास्तव में एक खलनायक था, जबकि मावू को पुण्य के एक प्रतिमान के रूप में चित्रित किया गया था, यहाँ तक कि थोड़ी सी भी गलती के असहिष्णु। अगर ऐसा होता तो वह अपने व्यक्तित्व को पुनः प्राप्त कर लेता। केवल इस बार मावू देखेंगे कि एक असली खलनायक कैसा था। वह सीखेगा कि क्रूरता क्या थी। जियांग चेन यहाँ मावू के खिलाफ एक कदम नहीं उठाएगा क्योंकि वह मूर्ख नहीं था। यद्यपि अमृत शिखर बुजुर्ग की खेती अधिक नहीं थी, मावू अभी भी मानव मूल की खेती के पास था। यहाँ तक कि अगर उसने जबरन एक कदम उठाया, भले ही वह अंत में उसे मारने की क्षमता रखता हो, तो कोई उसे रोकने के लिए दिखाई देगा। भतीजा एल्डमा, अपने आप को चापलूसी मत करो। मैं 9वें शिखर का एक सच्चा शिष्य हूँ और मेरा गुरु शिखर मास्टर है, केवल अमृत शिखर का एक बड़ा। आपको मुझे भतीजे कहने की योग्यता कहाँ मिलती है? क्या आप मेरे गुरु के बराबर माना जाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियांग चेन ने ठंड से पूछा। मावू को तुरंत अवाक कर दिया गया था। शर्मिंदा और नाराज उन्होंने सीधे डांटा, जियांग चेन, मैं हूँ आखिरकार एक शिखर का एक बड़ा, और यद्यपि आप एक सच्चे शिष्य हैं, आप अभी भी एक जूनियर हैं। इस तरह का अनादर न केवल 9वें शिखर को छेड़ता है, बल्कि हमारे जैन संप्रदाय को भी अपमानित करता है। क्या एक अभिमानी दावा है? मावू, आप सिर्फ अमृत शिखर के एकमात्र बड़े हैं। क्या आपको लगता है कि आप पूरे जीवन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियांग चेन व्यंग्यात्मक रूप से पीछे हट गया। ओह, मावू फिर से शब्दों के लिए एक नुकसान में था। शब्दों के एक युद्ध में संलग्न नहीं होना चाहते थे। जियांग चेन ने ठंड से छीन लिया और अपनी आस्तीन के एक झटके के साथ छोड़ने वाला था। तभी जियांग लियान्यू ने दूर से धीरे धीरे संपर्क किया। मावू को बहुत खुशी हुई और कहा गया, भतीजी जियांग लियान्यू, आपके 9वें शिखर के सबसे बड़े भाई को अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई सम्मान नहीं है और यह निराशाजनक रूप से व्यवहार करता है। यह अफवाह है कि उन्होंने आपके प्रति अनुचित प्रगति भी की है। उस स्थिति में मेरे साथ अपने अपराधों को उजागर करने के लिए हॉल के हॉल में आओ, मैं देखूंगा कि न्याय आपके लिए किया गया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियांग चेन की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया। हालांकि इस मामले को पहले ही चरम के भीतर निपटा दिया गया था, लेकिन अगर वह वास्तव में प्रवर्तन के हॉल में पहुंच गया तो वह फिर से सजा का सामना करेगा। फिर उसके गुरु को उसे फिर से जमानत देना पड़ सकता है। यही मावू भी सोच रहा था। अब न केवल 9वें शिखर बल्कि जैन संप्रदाय की अन्य चोटियों को भी जियांग चेन के कार्यों से अवगत कराया गया था।
प्रवर्तन के हॉल ने केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया था क्योंकि यह 9वें शिखर का एक आंतरिक मामला था और उन्हें जियो होंगी को चेहरा देना था। हालांकि उनके पास शामिल होने का एक कारण होगा यदि कोई पीड़ित था जो शिकायत को सीधे प्रवर्तन के हॉल में ले गया था। और जियांग चेन जैसे एक शिष्य के लिए जिन्होंने संप्रदाय की प्रतिष्ठा को धूमिल किया और इसके नियमों का उल्लंघन किया, प्रवर्तन का हॉल कभी भी उदार नहीं था, यहाँ तक कि जियांग परिवार के समर्थन के साथ ये वही होगा। इस बीच जियांग लियान्यू, उसने मा वू के स्मॉग लुक को नजरअंदाज कर दिया और सीधे जियांग चेन तक चली गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाते हुए और उसके होठों पर एक प्यारी मुस्कान खेली गई, जैसा कि उसने धीरे से कहा, लियान्यू ने सबसे बड़े भाई को बधाई दी। उस मुस्कान ने सहस्राब्दी के ग्लेशियरों को पिघलाया और घास और पेड़ों को पुनर्जीवित किया। वह मुस्कान सभी फूलों को सुस्त कर सकती है। पूरी दुनिया केवल एक पृष्ठभूमि बन गई। जियांग चेन स्तब्ध था, मा वू भी गूंगा था। जियांग चेन के बगल में 2 जूनियर्स ने एक ओ आकार में अपने मुंह को बढ़ा दिया था। क्या चल रहा था? कल ही जियांग लियान्यू ने मुख्य हॉल में घृणा के साथ जियांग चेन को देखा। कैसे वह आज इतनी खूबसूरती से मुस्कुरा रही थी। जीवन संप्रदाय में हर कोई जानता था कि जियांग लियान्यू और जियांग चेन का एक भयानक रिश्ता था, लेकिन अब किसी भी समझदार आंख के लिए ऐसा लग रहा था कि उसकी स्नेही आंखें केवल जियांग चेन के लिए जगह थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह ... जूनियर बहन, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। सदमे से अभिभूत जियांग चेन ने सहज रूप से जवाब दिया। वह सभी के लिए सबसे अधिक भ्रमित था, यहाँ तक कि अगर यह पुनर्जन्म के 9 जीवन काल थे तो 1000 साल का समय उन्होंने कभी भी जियांग लियान्यू को अपने प्रति इस तरह की अभिव्यक्ति नहीं देखा था। एक पल के लिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। मा वू ने सबसे पहले इसे बाहर कर दिया और चिल्लाया, भतीजी जियांग लियान्यू, आपके पास एक महारानी का असर है। हमारे संप्रदाय के लिए इस तरह के अपमान के बहुत करीब मत जाओ, ऐसा न हो कि आप भटक जाए। ये सुनकर जियांग लियान्यू की मुस्कान गायब हो गई और उसके निष्पक्ष गाल फिर से बर्फ के रूप में ठंडा हो गए। संप्रदाय के लिए एक अपमान, उसने इन शब्दों को दोहराया क्योंकि उसकी आभा हिंसक रूप से बढ़ने लगी। उसके पैरों से एक दृश्यमान ठंड निकली, एक झांक 2 झांक को फैलाया, जब तक कि ये दर्जनों झांक को कवर नहीं किया गया। एक पल में पीकेट के 10 झांक के भीतर का क्षेत्र ठंडी हवा में ढक गया था। इसे हर जगह मुरझाए हुए वनस्पति और ठंड के साथ एक विंट्री परिदृश्य में बदल दिया। सभ्य खेती वाले उन शिष्यों को अपने शरीर पर हमला करने वाले ठंड का विरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करना पड़ा। कम खेती वाले लोग पहले से ही ठंड से प्रभावित थे, लगभग बर्फ की मूर्तियों में जमे हुए थे। जियांग लियान्यू ने अपने साथी शिष्यों की परवाह नहीं की। उसने अपना दाहिना हाथ खोला और उसकी बैंगनी हवेली कांप गई क्योंकि बर्फ की ठंडी तलवार उसकी मुट्ठी में दिखाई दी। TLN पर्पल हवेली इक्वल्स एक कल्टीवेटर के शरीर के भीतर आध्यात्मिक जलाशय। आज आपकी मृत्यु का दिन है। मा वू को घूरते हुए जियांग लियान्यू की आवाज एक तामसिक भूत की तरह थी। मा वू पूरी तरह से भड़क गया था। वह आश्चर्यचकित था कि क्या जियांग लियान्यू ने अपने लक्ष्य को गलत बताया है। यदि वह वास्तव में किसी को मारने का इरादा रखता है तो क्या उसे जियांग चेन पर निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, भतीजी जियांग लियान्यू? क्या यह इसलिए है क्योंकि यह बदमाश आपके दिमाग को हिला रहा है? आप अभी भी युवा हैं, दुष्टों से धोखा नहीं है और अपने ही लोगों के खिलाफ मुड़े। मा वू ने तत्काल वापस कदम रखते हुए उसे अलग करने की कोशिश की। एक शक के बिना उसने जिस बदमाश को संदर्भित किया वह स्वाभाविक रूप से जियांग चेन था। थोड़ा वह जानता था कि बहुत ही टिप्पणी ने जियांग लियान्यू से निकलने वाले जानलेवा इरादे को तेज कर दिया। हुश, ठंडी हवा के बीच एक ठंडी हवा अचानक बढ़ी और जियांग लियान्यू का सुशोभित आकृति गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुई तो वह पहले से ही मा वू के पीछे थी। आइस सेट ठंडी तलवार झूलती है और बर्फीली तलवार क्यूई की कई लकीरें, सुंदर अभी तक घातक है, हर एक मा वू के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लक्षित करता है। उसके भीतर खतरे की भावना बढ़ी और मा वू तेजी से घूम गया। तलवार क्यूई को पहले से ही उस पर देखकर उसने एकदम चिल्लाया और अपने साथ ऑरिफिस से गोली की आग फट गई। कई आग सांपों में परिवर्तित होकर बर्फीली तलवार क्यूई को पिघलाने का प्रयास किया। उन्होंने खुद को कम कर दिया था और जियांग लियान्यू को कम करके आंका था। एक अमृत शिखर का एक बड़ा था और दूसरा एक महारानी के असर को बोर करता था। यद्यपि वे एक ही दायरे के थे, उनकी लड़ाकू क्षमताएं स्पष्ट रूप से एक ही स्तर पर नहीं थी। बर्फीली तलवार क्यूई जल्दी से आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को ले जाने के दौरान आग के सांपों के माध्यम से फिसल गई और हवा के माध्यम से आगे की ओर गोली मार दी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मा वू को प्रतिक्रिया करने के लिए कोई समय नहीं था। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। बस एक चाल, वह एलिक्सिर पीक का एक बड़ा जियांग लियान्यू द्वारा सीधे मारे जाने वाला था। जीवन और मृत्यु के क्षण में पर्याप्त प्रकाश की एक लाल लकीर 9वीं चोटी के ऊपर बादलों से आए और मा वू के सामने उतरा। अध्याय 10। जियो होंगी पूरी तरह से गूंगा था। वास्तव में वह अपने दिव्य अर्थ के साथ सब कुछ की निगरानी कर रही थी,
जिस क्षण से मावू 9वें शिखर के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया था, वह सभी को अच्छी तरह से जानती थी कि कई शिष्यों और बुजुर्गों ने जियांग चेन के लिए अत्यधिक तिरस्कार को परेशान किया और उसे चिंता थी कि जियांग चेन नियंत्रण खो सकता है और कुछ अपमानजनक कर सकता है। लेकिन परिणाम, ये जियांग चेन नहीं था जिसने एक कदम उठाया, ये जियांग लियान्यू था। हालांकि यह सिर्फ एक कदम था, प्रत्येक तलवार क्यूई को सीधे विटल्स में लक्षित किया गया था, जिससे दया के लिए कोई जगह नहीं थी। ये जैन संप्रदाय के अंदर 9वें शिखर के फाटकों के सामने था। यहाँ तक कि अगर जियांग लियान्यू और मावू को बहुत झगड़ा हुआ था तो उन्हें यहाँ नहीं लड़ा गया था। मावू एक शिखर का एक बड़ा था और जियांग लियान्यू सजा से बच नहीं पाएगा, भले ही उसे मारे जाने पर एक महारानी की क्षमता हो। आखिरकार एक महारानी की क्षमता महत्वपूर्ण है, लेकिन संप्रदाय के नियम संप्रदाय की स्थापना की नींव है। वे के साथ ट्राइफल नहीं किया जाना है। उसकी आस्तीन की एक लहर के साथ बर्फीली तलवार क्यूई की कई लकीरों ने अपने दम पर विघटित कर दिया और जियोहुंगी ने सभी के विचारों को आवाज दी। लियान्यू, क्या आप पागल हो गए हैं? पागल? जियांग लियान्यू अपने गुरु के आगमन से आश्चर्यचकित नहीं थे। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन से एक सेकंड में अनियंत्रित रूप से भावुक हो गई और वह चिल्लाया जैसे कि वह पागल है। यह मुझे नहीं है जो पागल है, यह इस दुनिया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियोहुंगी अवाक था। पागल? वह वास्तव में पागल हो गया था। जियांग चेन भी स्तब्ध था। पहली नजर में ये शब्द वास्तव में एक पागल व्यक्ति के रेविंग की तरह लग रहे थे। लेकिन क्यों? उन्हें विश्वास नहीं था कि उनकी 5वीं जूनियर बहन इतनी नाजुक थी कि केवल उनके द्वारा देखा जा रहा था उनकी तर्कसंगतता को ढहने और उसे पागलपन में डुबो सकता था। त्याग देना। जियांग लियान्यू की आवाज अपने ठंडे स्वर में लौट आई क्योंकि वह सीधे जियोहुंगी को देखती थी। उन दो सरल शब्दों ने जियोहुंगी के दिल के माध्यम से एक कपकपी भेजी। उसने एक खतरा सुना और उसने भी महसूस किया। जानलेवा इरादे, एक अचूक ठंडे जानलेवा इरादे। क्या आप मुझे हड़ताल करने का इरादा रखते हैं अगर मैं एक तरफ नहीं हूँ? जियोहुंगी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसका जवाब बर्फ की जैद ठंडी तलवार थी। ठंडी तलवार कांपती है, अपने परिवेश से सर्द को अवशोषित करती है और नीले बर्फ के फूलों के समूहों के साथ खिलती है। बर्फ के फूल तलवार से गिर गए, जमीन पर उतरे और जियांग लियान्यू के पैरों पर इकट्ठा हो गए। वे तब तक विस्तारित, ओवलप और खिलते रहे जब तक कि वे अंत में एक में विलय नहीं हो गए। एक विशाल नीले बर्फ का फूल बन गया जिसने जियांग लियान्यू को ऊपर उठा दिया। बर्फ के फूल के ऊपर खड़े होकर जियांग लियान्यू की खूबसूरत आंखें खाली थीं, जैसे कि वे अनगिनत ट्विंकल सितारे थे। उसके भीतर से एक गहरा और राजसी आभा उभरी। इस आभा के प्रभाव में दुनिया पल पल बदल गई। हरी घास और पौधे झुक गए, प्राचीन पेड़ की शाखाएं बह गईं, बर्फ और बर्फ पिघल गईं और पृथ्वी कांप गई। कम खेती के स्तर वाले शिष्य आभा में डूब गए, उनके दिमाग प्रभावित हुए। उन्हें नीली बर्फ के फूल पर खड़े होने के बाद जियांग लियान्यू की पूजा करने का आग्रह महसूस हुआ। जियांग चेन को एक भावना थी। इस समय जियांग लियान्यू एक महारानी की तरह था जो दुनिया को देख रहा था, और उसके पैरों के नीचे नीली बर्फ का फूल एक महारानी के सिंहासन की तरह था। क्या आप वास्तव में पागल हो गए हैं? अपने भीतर शाही सार को अनलॉक करने के लिए आत्मविनाश का इरादा रखते हुए जियोहुंगी इतनी हैरान थी कि उसका चेहरा पीला हो गया। विशेष रूप से जियांग चेन और जियांग लियान्यू के बीच खेती की प्रतिभा में अंतर नगण्य था। सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी खेती के स्तर में छोटा अंतर था। उनके मुख्य गठन को नष्ट करने से पहले जियांग चेन जियांग लियान्यू से आगे एक क्षेत्र भी था। हालांकि जियांग लियान्यू का कारण ये हो सकता है कि एक महारानी की मुद्रा प्रतिभा के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह अपने भीतर एक जन्मजात शाही सार के साथ पैदा हुई थी। एक बार अनलॉक होने के बाद इसने शाही ताक का संकेत दिया। यदि शाही सार आत्मविनाश करने के लिए थे तो जियोहुंगी अभी भी विरोध कर सकता था, लेकिन मावू निस्संदेह शाही मिट्टी के तहत मरने वाले पहले व्यक्ति होंगे। जियोन संप्रदाय के सभी निचले दायरे शिष्यों को उनकी आत्माओं को एक पल में नष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि कोर गठन के दायरे में भी शायद ही जीवित रहेंगे अगर उनके पास जियांग चेन की तरह प्रतिभा और नींव नहीं है। 10 में से 1 सबसे अच्छा। और बाद में जियांग लियान्यू भी अपने शाही सार के फैलाव और उसके दाव फाउंडेशन के पतन के कारण एक अपन को समाप्त कर देगा। लियान्यू, अब रुक जाओ, अभी भी समय है, जियोहुंगी ने उत्सुकता से चिल्लाया। जियांग चेन ने किनारे से ठंड से देखा, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। जियोन संप्रदाय, यहाँ तक कि अगर यह नष्ट हो गया था तो उसे कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं लगा। पुनर्जन्म के 9 चक्रों के बाद इस संप्रदाय ने उन्हें अपनेपन का कोई मतलब नहीं दिया। यदि यह अपने गुरु के यहाँ नहीं था और एक शिष्य बनने के लिए इस स्थान पर आने वाले नायक, वह इस जीवन में बहुत पहले संप्रदाय छोड़ देता था। इंपीरियल माइट के तहत यहाँ तक कि उच्च स्थानों की कल्टीवेटर केवल खुद की रक्षा कर सकते थे। यद्यपि जियांग चेन मुख्य गठन के दायरे में था, जियांग परिवार 1000 साल का परिवार था और उसके पास एक ऐसा आइटम था जो इंपीरियल माइट का विरोध कर सकता था। केवल जियोहुंगी को इस बारे में पता था।
पुनर्जन्म के 9 चक्रों के बाद जूनियर भाइयों और बहनों को धीरे धीरे पता चल जाएगा, लेकिन ये बात के लिए एक कहानी थी। जब तक जियो होंगी और वह अनहोनी हो गई, तब तक वह पूरी तरह से जैन संप्रदाय को नष्ट कर दिया गया था, तब भी उसे परवाह नहीं थी। धीरे धीरे राजसी आभा ने सघनता बढ़ाई और शाहीसार ने विस्फोट के लक्षण दिखाए। जियो होंगी इतना चिंतित था कि उसका मन अराजकता में था। ये देखकर कि जियांग लियान्यू का रुकने का कोई इरादा नहीं था, वह केवल खुद पर हंस सकती थी। मैं एक मास्टर की विफलता क्या हूँ? जियांग चेन ने बदलने से इनकार कर दिया और धीरे धीरे सही रास्ते से विचलित हो रहा था। जियांग लियान्यू के पास असीम संभावनाएं थीं, फिर भी किसी कारण से वह पागलपन में गिर गई और अब वह अपने शाहीसार को आत्मविनाश करने और किसी को मारने के लिए एक अपंग बनने के लिए तैयार थी। शक्तिहीनता की भावना पैदा हुई। जियो होंगी जमीन से बाहर निकल गया और सीधे जियांग लियान्यू के पास गया। उसकी आंखों में आंसू बह गए। जैसा कि उसने कहा, लियान्यू, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं खड़े नहीं हो सकता और देख सकता हूं कि आप एक अपंग हो जाते हैं और जीवन संप्रदाय खून के समुद्र में बदल जाता है। मैंने अपने सभी बचावों को हटा दिया है। यदि आप इस पर जोर देते हैं तो अपने गुरु को पहले जाने दें। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, इंपीरियल एक पल के लिए रुक सकता था, लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए था और फिर यह सामान्य हो गया। जाहिर है जियांग लियान्यू ने अपना जवाब दिया था, यहाँ तक कि अगर इसका मतलब उसके गुरु को मारना था तो वह मारने के लिए दृढ़ थी। इस बिंदु पर वह सिर्फ मावू के जीवन से अधिक चाहती थी। वह जैन संप्रदाय को लाशों के पहाड़ और खून के एक समुद्र में बदलना चाहती थी। यह इस जानलेवा इरादे को महसूस कर रहा था कि जियो होंगी ने अपने जीवन को रोकने के लिए अपने बचाव को हटा दिया था। बूम! इंपीरियल कंपन हो सकता है और जैन संप्रदाय की मुख्य चोटी की अलार्म घंटी अचानक से बाहर निकल गई, जैसे कि संप्रदाय के लिए संकट को महसूस करना। प्रकाश की कई लकीरों ने मुख्य शिखर से बाहर गोली मार दी। ये देखकर जियो होंगी ने अपने सिर को असहाय रूप से हिला दिया। ये बेकार है। यहाँ तक कि अगर जायन संप्रदाय पुराने पूर्वज को अपने एकांत के माध्यम से तोड़ने के लिए थे, तो वह केवल कुछ चोटियों को प्रभावित होने से बचा सकता था। यदि जियांग लियान्यू को शाहीसार को आत्मविनाश करने के लिए निर्धारित किया गया था, आज जैन संप्रदाय पर एक महान आपदा कर घे। एक मास्टर के रूप में मैं वास्तव में विफल रहा हूँ। जियो होंगी ने निराशा में अपनी आंखें बंद करते हुए खुद को भाग्य से इस्तीफा दे दिया। जिस तरह इंपीरियल हो सकता है कि स्वर्ग और पृथ्वी कांपने का कारण बन रहा था और मौत की आभा ने पूरे जैन संप्रदाय को ढक दिया। जियांग लियान्यू, तुम लूनटिक, इसे अभी बंद करो। जियांग चेन गुस्से में गर्जना करता है। अगर आप जैन संप्रदाय को नष्ट करते हैं तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन एक अच्छा नजर डालें, इससे पहले कि आप अपने गुरु को खड़े रहें। मास्टर मर नहीं सकता, कम से कम मेरे सामने नहीं। यदि आप उसे मारते हैं तो मैं आपको पृथ्वी के छोर तक ले जाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि आप उसके साथ दफन हैं। तो इसे अभी बंद करो। वह वास्तव में उन्मत्त था। हालांकि उन्होंने जियो होंगी की मृत्यु को एक से अधिक बार देखा था, लेकिन ये हमेशा उनकी मृत्यु के बाद था। लिन फैंग डेस्टिनी के बेटे थे जो इस दुनिया के प्रिय थे। उसने जियो होंगी को मार डाला और जियांग चेन ने उसे 9 बार बचाने की कोशिश की, हमेशा विफलता में समाप्त हो गया। इस बार उसने आखिरकार आशा की एक झलक देखी थी, लेकिन क्या वह सिर्फ जियो होंगी के सामने मर गया था? वह कभी ऐसी बात नहीं होने देता। ये सुनकर जियो होंगी ने पीछे मुड़कर जियांग चेन को भोगी आंखों से देखा। उसका शिष्य, हालांकि धर्मी पथ से आगे भटक रहा था, वास्तव में इस समय उसके बारे में चिंतित था। लेकिन अफसोस, जियांग लियान्यू संभवतः जियांग चेन के शब्दों पर ध्यान कैसे दे सकता है? जैसे ही विचार ने उसके दिमाग को पार किया, जियो होंगी ने अचानक अपनी आंखें खोली। क्योंकि वह अटूट शाही हो सकता है, वास्तव में धीरे धीरे जियांग चेन की चीख के नीचे आकाश और पृथ्वी में फैल रहा था। Subscribe for latest updates and more similar stories.